नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की पहली न्यूज़ है ना, अभी बहुत दिनों से क्या हो रहा है कि जो भारत बांग्लादेश के रिलेशन है वो काफ़ी चर्चा में है। तो आज के न्यूज़पेपर में उसके बारे में काफ़ी डेवलपमेंट थे, मतलब 2-3 पेजेस में डेवलपमेंट थे। तो आज मैं वो पूरा इशू ही कवर कर दूंगा और उसमें वो सारे डेवलपमेंट्स कवर हो जाएंगे। देखिए हो क्या रहा है, भारत की चिंता बड़े कारणों से। एक तो क्या हो रहा है, बांग्लादेश में पहला इशू है हिंदू वो का इशू। उसमें क्या हो रहा है, जो माइनॉरिटीज है उन्हें सप्रेस किया जा रहा है। उनके मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है, उनके त्योहारों पर अटैक किया जा रहा है। तो कुल मिला के बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जो वहाँ की इस्लामिक फोर्सेस है, सही है। दो टाइप, देखिए वहाँ दो मेजर पार्टियां हुआ करती थी आज से 1-1.5 साल पहले। वो मेजर पार्टी क्या थी, एक तो आवामी लीग पार्टी होती थी शेख हसीना की, जो इससे पहले प्रधानमंत्री थी। एक पार्टी थी या कोइलेशन था जमात का। जमात क्या है, एक पूरा, सही है, इस्लामिस्ट ग्रुप है, सही है। वो और एक और पार्टी होती थी बीएनपी। ये पार्टी जो है खालिदा जिया की पार्टी है। अच्छा, ये 2001 में पावर में भी आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2006 तक इन्होंने रूल करा। फिर उसके बाद हमारी जो शेख हसीना पावर में आई। शेख हसीना के भारत के साथ काफी बढ़िया रिलेशन थे और वो एक सेकुलर विचारधारा पे चलने वाली लीडर थी। तो तब बांग्लादेश जो है वो शांति वहाँ काफी थी, सब सही से चल रहा था मामला। पर जैसे ही क्या हुआ, अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से वहाँ क्या हो रहा है, हिंदू राइट्स होना स्टार्ट हो गए। तो ये एक बड़ा इशू है, सही है। तो वो बड़ा मतलब इशू है, अटैक हो जा रहा है, सही है। अभी कुछ दिन पहले तो ये घटना हुई थी कि इस्कॉन के जो टेम्पल के जो व्यक्ति हैं, सही है, उन्हें अरेस्ट कर लिया था। तो ये बड़ा वहाँ इशू चल रहा है, सही। तो इसमें अपन ये समझेंगे कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बांग्लादेश में दो फोर्सेस एक्टिव है। एक तो यूएसए की सीआईए, सही। सीआईए कैसे एक्टिव है, क्योंकि जो वहाँ का अभी एडवाइजर है, सही, अभी वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो वहाँ का जो एडवाइजर है वो है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का सीधा कनेक्शन किससे, क्लिंटन फाउंडेशन से। और क्लिंटन फाउंडेशन जो है वो सीआईए का ही। सीआईए क्या है, जैसे भारत में रॉ है, सही है, वैसे ही अमेरिका क्या करता है, दूसरे कंट्रीज में अपने हित को साधने के लिए उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सीआईए। तो क्लिंटन फाउंडेशन जो है वो सीआईए का ब्रेन चाइल्ड है। तो ये सब लोग जो है सीआईए की मेंबर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक। ये हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि वहां इन लोग के आते ही, यूएसए के आते ही, यूएसए ने पाकिस्तान के आईएसआई को खुली छूट दे रखी। जब भी पाकिस्तान की आईएसआई को खुली छूट मिलेगी तो उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या होगा, इस्लामाइजेशन ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए वहां क्या हो रहा है, जमात, सही है, मुस्लिम फोर्सेस, इस्लामाइजेशन फोर्सेस जो दंगे वो करवाना चाह रही हैं, जो ये चाह रही हैं कि जितनी भी माइनॉरिटी है उसको पुश किया जा सके इंडिया के, मतलब बांग्लादेश के बाहर। अच्छा, इसमें आईएसआई का भी बड़ा फेवर है। कैसा है, देखिए समझिए। आईएसआई क्या चाहता है कि सारे हिंदू जो है वो भारत की तरफ भागे, और जब भारत इनके लिए अपने गेट खोले तो कई मेंबर्स जो हैं, कई मेंबर्स वो आईएसआई के भी इंडिया में एंटर कर जाएं। और बांग्लादेश की बॉर्डर को हॉट रखे आईएसआई का एक और ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। उसका ऑब्जेक्टिव पूरा होता है आसाम का डिस्टेबलाइजेशन, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेबलाइजेशन। अभी आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में एकदम से डिस्टेबलाइजेशन बढ़ा है, और साथ ही साथ बांग्लादेश भी हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एक पूरा कलेक्टिव ग्रुप काम कर रहा है, सही है। अमेरिका को क्या चाहिए, इस इलाके में जो है इंडो पैसिफिक में उसे एक बेस चाहिए। अब उन्होंने बांग्लादेश से सीधी बात करी, पर शेख हसीना ने डिनाई कर दिया, बोला हम चाइना के खिलाफ कोई बेस नहीं देंगे क्योंकि चाइना किससे बहुत बढ़िया रिलेशन है। अच्छा, यही बेस यूएसए को चाइना के लिए नहीं चाहिए, इंडिया के लिए भी चाहिए, ताकि इंडिया पे वो पूरी नजर रख पाए। अभी तो क्या हो रहा है, वो इंडिया पे नजर नहीं रख पा रहा। तो ये भी एक उसको देश चाहिए। इसीलिए वो क्या कर रहा है, एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में और साथ ही साथ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि कुकी मियती हो या फिर वो मिजोरम में हो या नागा इशू हो, एकदम से राइज कर रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि फंडिंग आ रही है फ्रॉम यूएसए, आईएसआई, तो वो काफी एक्टिव हो गए। तो ये पूरा एक वो कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, बांग्लादेश के पाकिस्तान से 1971 के बाद बिल्कुल भी कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे, कोई रिलेशन ही नहीं थे एक्चुअली, ठीक है। पर क्या हुआ, जब से यूनिस आया तब से क्या हुआ है कि जो है पाकिस्तान काफी, मतलब बांग्लादेश काफी सॉफ्ट वो हो गया पाकिस्तान पर, ठीक है। और क्या हुआ है कि 1971 के बाद
पहली बार पाकिस्तान का कोई कार्गो सीधा बांग्लादेश के पोर्ट में डॉक करा है। वरना ट्रेड तो पहले भी होता था, पर वो वाया सिंगापुर होता था, वाया दुबई होता था। पर अब क्या हुआ है कि सीधा यूनुस ने परमिशन दे दी है पाकिस्तान को। सही, ऑब्वियस सी बात है, जब जमात का राइज होगा, जब आईएसआई एक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहां जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ेगा। और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिया के इंटरेस्ट को। हाँ, ये आप समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ा हो रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है वो सीधा खालिदा जिया से मिल गए। खालिदा जिया कौन, बीएनपी की है। अभी वो बीमार चल रही है। अगर वो बीमार नहीं चल रही होती ना, तो अब तक तो ये लोग उनको वहां का प्रधानमंत्री बना दिए होते। अब वहां एक इलेक्शन होंगे। अब वो इलेक्शन भी तो क्या ही होंगे, वो तो आप जानते हैं, पहले भी उनका इलेक्शन रिग्ड ही होता था। अब भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वहां रिग नहीं हो सकता। तो अमेरिका ने क्या किया है कि बहुत जगहों क्या ऐसी वो रिजीम चेंज कराई है। अब जो हमारी शेख वो हसीना की पार्टी है, वो तो वैसी ही वीक है। शेख हसीना खुद इंडिया में, तो चुनाव लड़ेगा कौन, मतलब मेन अपोजिशन लीडर ही नहीं है। तो बांग्लादेश में जो है जमात और खालिदा जिया की सरकार आना बिल्कुल तय है आफ्टर इलेक्शन। ये थोड़ा सा इंडिया के लिए इशू है। सही है, तो यहाँ यही सब लिखा है। अब साथ ही साथ एक इकोनॉमिक वो इशू भी है। हुआ क्या, जो भारत जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। क्यों, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ना, बांग्लादेश तीनों तरफ से, एक तरफ से तो समुद्र से, बाकी तीनों तरफ से इंडिया से वो घिरा हुआ है। इंडिया भी अपनी जो लार्जेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। तो हमारे जेम, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड, ये सब किधर वो जाते हैं, ये बांग्लादेश में जाते हैं। तो एक कॉटन की सप्लाई को छोड़कर बाकी सब में गिरावट आ गई। तो यही ये डेटा बता रहा है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट गिर गए 8%। सही, अभी इसका ये रीजन तो है ही कि बांग्लादेश में थोड़ा एंटी इंडिया चल रहा है, वो तो है ही। लेकिन एक और इसका रीजन है, वो क्या रहा है, देखिए बांग्लादेश के पास डॉलर ही नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो जो कॉटन भी है, मतलब कॉटन की तो उनकी इंटरनल डिमांड है, कॉटन भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। क्यों, बिकॉज उनके पास वही नहीं है। तो ये उनका फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अडानी का इशू आया था कि अडानी पावर, वो अडानी ने क्या करा, अडानी पावर जो कंपनी है उसने पावर ट्रांसमिट करना ही बांग्लादेश में कम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पेंडिंग ड्यूज इतना है कि वो पेमेंट ही नहीं कर पा रहे। और पेमेंट किस में होगी, डॉलर्स में होगी। अब उनके पास डॉलर्स ही नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, वो नीचे लिखा भी है, देखिए, शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स विद बैंक। अब एक और, ठीक है, तो बांग्लादेश का मोटा मोटी इशू हमने समझ लिया, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। अगली न्यूज क्या है, रेगुलेटरी एक्शन की है। रेगुलेटरी एक्शन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है, आप बैंक की तैयारी करते हो या यूपीएससी की तैयारी करते हो या आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हो, सब जगह रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5 एआईएफआई हैं इस देश में जो आरबीआई के साथ साथ रेगुलेटर की भूमिका निभाते हैं। एआईएफआई मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टोटल 5 में एक है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेटर है किसका, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। सही है, तो अब ये जो हाउसिंग, एक्चुअली जो असली रेगुलेटर है वो तो आरबीआई है, अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई। पर एनएचबी के थ्रू, एनएचबी क्या है, जैसे आरआरबी का नाबार्ड है। सही है, पर अल्टीमेट रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। सेम यहां पर भी हाउसिंग, वो फाइनेंस जो कंपनी है वो रिपोर्ट करती है किसको, एनएचबी। ये ध्यान रखिएगा। तो एनएचबी क्या चाहता है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, ये क्या करें, हर महीने की पहली तारीख को डेटा अपडेट कर दें। सही, अब इशू क्या आ रहा, जो मॉर्गेज लेंडर है ना, वो ये कह रहे हैं कि हम पहली तारीख को नहीं कर सकते। वो कब करते हैं, 10 से 12 को। 10 से 12 को वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कई लोगों को जो है कुछ समय चाहिए होता है पैसे देने के लिए। मतलब वो रेगुलर तो है, पर क्या होता है, उनको पुश करना पड़ता है कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। सही है, तो ये वो इशू आता है। अगर आपने बैंक में काम किया है, आपका एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत आम सा मतलब वो है। सही है, हमको याद दिलानी पड़ती है कस्टमर को कि यार वो आपका पेमेंट ड्यू हो रहा, वो पेमेंट कर दो। अब क्या होगा, अगर 1 तारीख को हर महीने ये होगा तो क्या होगा, तो कितने लोग डिफॉल्टर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनके शेयर गिरेंगे, उनके पास कैपिटल जो होगा एक्सेस वो कम हो जाएगा। सही है, तो ये बड़े इशू आ जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि एनएचबी की तरफ से तो उनको बोल दिया कि आप 1 तारीख को करो, पर ये अभी टसल चल रहा है। तो इसी के लिए क्या हुआ, थोड़ा एनएचबी ने अपना रुख सख्त किया। तो ये ऊपर वाली इमेज में यही है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। नियम तो ये कहता है कि पहली तारीख को करना है, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि वो क्या कर रहे हैं, 10 से 12 को कर रहे हैं। सही,
10 से 12 को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये तर्क है कि कुछ जो बोरोवर होते हैं ना, उन्हें ग्रेस पीरियड चाहिए, उन्हें कुछ दिन चाहिए रीपेमेंट करने के लिए। तो ये है, तो बिना मतलब इस रिलैक्सेशन के डिफॉल्टर नहीं है, मतलब वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। जबकि एनएचबी का क्या कहना है, भाई ये जो लोन है ना, जिनको आप ये हर महीने आपको पोक करना पड़ा, ये पहली वीक है भाई, इनके इनके लिए आप क्या करो, ये किसी भी समय जैसे इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा तो ये किसी भी समय क्या हो सकते हैं, ये डिफॉल्टर बन सकते हैं। तो इन पे आप थोड़ा मतलब वो कमर कसिए और क्या करिए, प्रोविजन को बढ़ाइए, प्रोविजन अपना बढ़ाना होगा आपको। प्रोविजन क्या होता है, जैसे जो लोन होते हैं, जो एनपी होते हैं, वो सीधे एनपी नहीं होते। सीधे ये नहीं कि बैलेंस शीट से उनको राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ मतलब हटा दिया, ठीक है, फिर उसकी औका रिकवरी कर रहे, ये सब नहीं, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, इकोनॉमी में हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रोविजन ऐसा है कि मान लो बैंक का 100 करोड़ का लोन डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो बैंक एक ही क्वार्टर में मान लो 100 करोड़ लेगा, तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट बहुत कम आ जाएगा। तो बैंक क्या करते हैं, वो भी बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। जैसे हमें पता है कि भविष्य में कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, आज ही से 1000 दो हजार, दो तो 20 हजार ऐसे करके बचा रहे होते हैं। सही है, जैसे क्या होता है, बच्चों की शादी के लिए माँ बाप बचा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि वो एक बड़ा खर्चा है। हम धीरे धीरे अपने जो कमाई है, जो अपनी सेविंग्स है, उसमें से कुछ कुछ बचा रहे होते हैं, ताकि वो बड़ा खर्चा हम आसानी से कर पाए। तो ये ऐसा ही कुछ है क्या, ये पूरा हिसाब किताब। आगे बढ़ते हैं। एक लॉकटॉन करके कंपनी हुई, ये क्या करता है, ये दुनिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी है। तो ये भारत में एंटर करना चाह रही है, ठीक है। अब ये कौन से फील्ड में एंटर करना चाह रही है, जनरल इंश्योरेंस मार्केट। पहले जनरल इंश्योरेंस समझ लीजिए, दो टाइप की इंश्योरेंस होती है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और दूसरी हर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस होती है। जो लाइफ नहीं है उसको आप जनरल इंश्योरेंस कह सकते हैं, ठीक। अब लाइफ इंश्योरेंस में तो आपने बहुत कंपनियों का नाम सुना होगा, देश की सबसे बड़ी कंपनी है एलआईसी, ठीक है, वो हो गई, सही। और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस है, सही। जनरल इंश्योरेंस में भी आपने कई नाम सुने होंगे। जैसे जनरल इंश्योरेंस की तो 4 बड़ी कंपनियां हैं, सही। जो एक तो जीआईसी आ रही है, वो तो अलग ही है, और इसकी 4 सब्सिडरी है, एनआईएसीएल नेशनल इंश्योरेंस, सही है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और 2 और, सही। अब इतना डिटेल में क्या बताना, तो 4 कंपनियां और कई प्राइवेट कंपनी है, जैसे आईसीआईसी लॉम्बार्ड हो गई, सही है, एचडीएफसी की एक हमारी जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, फिर और भी कई छोटी छोटी कंपनी है। तो ये लॉकडाउन जो है इस फील्ड में एंटर करना चाह रहा है भारत में। अब सरकार ने क्या कर दिया है, जैसे सरकार भी अब धीरे धीरे चाह रही है कि 100% जो है हम एफडीआई अप्रूव कर दे इंश्योरेंस सेक्टर में। तो सरकार इस पर चर्चा कर रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कई विदेशी लोग जो है वो भारत में आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, सही है। अभी इसमें मैक्स तो इंडिया का है लेकिन बूपा बाहर का है, सही है। तो ऐसे का वो क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर भारत में बन रहे बहुत सारे, ठीक है। तो आईसीआईसी लॉम्बार्ड हमने अभी देखा, आईसीआईसी एक अलग वो कंपनी है, लॉम्बार्ड एक अलग कंपनी, ठीक। तो उसी हिसाब से तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा हमारा जो करंट अफेयर है वो कहता है कि नहाई, नहाई की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या करा, 1000 करोड़ ग्रीन बॉन्ड से इनकी जुटाने की योजना है अगले हफ्ते। अभी ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, देखिए बॉन्ड मतलब पहले बॉन्ड समझिए, बॉन्ड क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है कि अगर मुझे मान लो किसी चीज के लिए कर्जा चाहिए तो मैं बॉन्ड इशू करता हूँ, ठीक है। जैसे कंपनियां बॉन्ड इशू करती हैं। बॉन्ड को आप समझिए बहुत ही सिंपल टर्म है, हालांकि एक्चुअल इतना नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, ये सिमिलियर है। ये सिमिलियर किसके है, एफडी है। जैसे आपको एक एफडी मिल जाता है ना, 1 साल बाद पैसा मिल जाता है, ऐसे ही एक बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड में क्या होता है, उस बॉन्ड में ये लिखा रहता है इतने का बॉन्ड है, इतना आपको रीपेमेंट होगा और इतने दिन बाद प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। तो ऐसे करके बॉन्ड इशू करती है बड़ी बड़ी कंपनी। अब ग्रीन बॉन्ड एक निश्चित कैटेगरी के बॉन्ड है, इनमें इनसे जो जो पैसा उठाया जाता है ना, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है, सही। जैसे मान लीजिए सोलर प्लांट बना लिया, विंड एनर्जी के लिए कुछ बना लिया। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, जो नहाई है, अब नहाई की जिम्मेदारी क्या है, ये हाईवे बनाती है। तो दिल्ली मुंबई एक एक्सप्रेस वे, वहां पर ये लोग क्या चाहते हैं कि कुछ इकोनॉमिक फ्रेंडली काम कर सके, इकोनॉमिक फ्रेंडली मेजर लिए जा सके, पेड़ लगा रहे हैं और भी कई चीजें कर रहे हैं, उसके आसपास ग्रीनरी कर रहे हैं, उसके लिए ये 1000 करोड़ उगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सोलर पैनल लगा रहे होंगे उसके लिए वो उगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स हैं। ये ग्रीन बॉन्ड्स आजकल बड़ी चर्चा में, ठीक, ये ध्यान रखिए। सिक्स्थ, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, अभी थोड़ा सा इशू पहले समझ लीजिए फिर हम ये करंट अफेयर देखेंगे। देखिए हुआ क्या है,
उड़ीसा में क्या है, भारत में आलू होते हैं, सही, बहुत ही पॉपुलर क्रॉप है भारत की। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आलू का, सही, पोटैटो। अब क्या होता है, देखिए पोटैटो भारत में जो मोटा माटी मतलब जो ज्यादा पोटैटो की फसल आती है मार्केट में, वो रबी क्रॉप है। रबी मतलब वो अभी ठंड में लगते हैं पोटैटो। कहाँ, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। पर ऐसा नहीं है कि पोटैटो केवल रबी में रखते, बहुत छोटी मात्रा उसकी खरीफ सीजन में भी लग रही होती, जैसे उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, सही, ऐसी जगहों में क्या होता है, ठंड में वो क्रॉप वो लग रही होती। पर ज्यादा जो भारत में पोटैटो आता है वो रबी के समय में आता है। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए। अब हुआ क्या, उड़ीसा एक राज्य है, उड़ीसा में क्या है, पोटैटो उगाने के लिए जमीन सही नहीं, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो उड़ीसा क्या करता है, वेस्ट बंगाल से पोटैटो एक्सपोर्ट करता है। अब हुआ क्या कि एकदम से पोटैटो के भाव वेस्ट बंगाल में बढ़ गए। अब पोटैटो आपने देखा होगा कि पोटैटो उगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पोटैटो में, ठीक है, पोटैटो में वो पानी में डाल दो या उसे वो खेत में डाल दो, तो क्या होता है, कई जड़ें निकलती, ठीक है, उनको ट्यूबर कहते हैं, सही। तो वो वाला जो पोटैटो है ना, अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे जगह जगह से और फिर इसे क्या करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, उससे पूरा पोटैटो का प्लांट उग जाएगा, सही है। अब ये ट्यूबर का जो एक्सपोर्ट है और साथ ही साथ पोटैटो का एक्सपोर्ट है, दोनों का एक्सपोर्ट वेस्ट बंगाल ने उड़ीसा के लिए रोक दिया। अब क्या इशू आया, उड़ीसा में गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है वो ममता बनर्जी की। तो एक तो पॉलिटिकल इशू आ गया, दूसरा क्या आ गया कि अब ऐसा जनरली देखा नहीं जाता कि स्टेट्स रोक दे, सही, एक दूसरे के लिए। तो यहां ये इशू आया, इसलिए वो काफी पॉलिटिकल हो गया, फिर उसने तूल पकड़ लिया। क्योंकि देखिए पोटैटो तो बहुत बेसिक सी चीज है, आलू, टमाटर, प्याज, ये तो क्या है, एक आम आदमी को सीधा इफेक्ट करते हैं, और जो चीज आम आदमी को इफेक्ट करती है उससे सरकारें गिर सकती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी एक इशू चल रहा है वहां। अब आ जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी, मतलब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी 3 अफ्रीकन देश गए, ठीक, 3 जगह गए, 3 अफ्रीकन नहीं, मतलब 3 वो देश गए, माफी चाहूंगा, ठीक। एक था नाइजीरिया, दूसरा था ब्राजील और तीसरा था गुआन, क्योंकि ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक। अब क्या है, यहाँ G20 की समिट होनी थी, ब्राजील में तो क्यों गए, उसका एक रीजन था कि वहाँ G20 की समिट थी। अच्छा, नाइजीरिया और ये गुआना क्यों गए, नाइजीरिया तो इसलिए गए क्योंकि नाइजीरिया से हमारे बहुत पुराने रिलेशन है, ठीक है, तो वहां विजिट करने जाते हैं प्रधानमंत्री हमारे। दूसरा क्या है कि ये गयाना इसलिए गए क्योंकि भारत क्या चाहता है कि हम गयाना से काफी बड़ी मात्रा में तेल एक्सपोर्ट करें, ठीक, तेल एक्सपोर्ट करें। और तेल एक्सपोर्ट करने से होगा क्या, तो आप कहोगे तेल तो हम वैसे ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम भाई अरब गल्फ कंट्रीज से ले रहे हैं, हम यहाँ रशिया से भी तेल ले रहे हैं। अब ये नए कंट्री में जाने की क्या जरूरत है, देखिए यहाँ जरूरत है, क्यों, इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन आता है। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना बढ़िया होगा, ठीक है। तो एक जगह आपको क्या नहीं, मतलब एक जगह पे आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैंने पहले की क्लास में भी कहा, ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ये हमेशा एक प्रॉब्लम होती है। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाए उतना बढ़िया, ठीक। तो ये गुयाना में क्या है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, इंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा, ये मेन ऑब्जेक्टिव। अब ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे और वो देशों में क्यों जा रहे हैं, ब्राजील को छोड़ के, ब्राजील तो बड़ा देश है, देखिए हाँ, तो G20 के समिट के लिए भी। इसका रीजन है ग्लोबल साउथ। इंडिया जो है अपने को लीडर प्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ मैंने पहले ही बताया, एक बार और बता देता हूं। देखिए, जो आप क्या करें, आप मैप को देखें और वर्ल्ड मैप में आप जब भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि नॉर्थ के जितने कंट्री है ना, अधिकतर अमीर है। जैसे यूरोप नॉर्थ में, अमेरिका नॉर्थ में, कनाडा नॉर्थ में, और जितने कंट्री साउथ में, जैसे साउथ अमेरिका के कंट्री ले लो, अफ्रीका के कंट्री ले लो, इंडियन ये वाले कंट्री ले लो सारे, इंडिया जितने भी हैं, पाकिस्तान, ये सब पुअर है। तो इंडिया क्या अपने को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ का लीडर, एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ग्लोबल साउथ के देशों में अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। हम अफ्रीका में अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, हम साउथ अमेरिका में अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, हम साउथ ईस्ट एशिया में अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, हम ईस्ट एशिया में अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ जो है वहां अपनी रीच बढ़ा रहे हैं कि भारत जो है एक लीडर की तरह उभरे। तो ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। तो जब भी प्रधानमंत्री ऐसे देशों में जाए तो आप न्यूज़पेपर में पाएंगे कि ग्लोबल साउथ की बातें हो रही, ठीक। 7वीं खबर जो है वो ये है, प्रहलाद जोशी, उन्होंने क्या करा, अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल, सही है,
ये लॉन्च करा। अब स्कैन पोर्टल क्या है? सब्सिडी क्लेम फॉर नफ्सा, सही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये है फुल फॉर्म, सही है। नफ्सा के तहत ही क्या होता है, लोगों को आपने सुना होगा कि पहले 2 रुपए किलो चावल मिलता था, अब तो वो स्कीम वो मर्ज हो गई है, सही है। जो अभी गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री सीधा जो है वो लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री का, वो उसमें मर्ज हो गई। वरना पहले क्या होता था, 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, ये मिलता था बीपीएल कार्ड होल्डर्स को, सही है। तो 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक व्हाइट और एक येलो, उनको केवल रेट का डिफरेंस होता था और क्वांटिटी का मिलता दोनों को ही था, ठीक है। अब तो ये मर्ज कर दिया। तो उन्होंने एक प्रहलाद जोशी ने एक पोर्टल हमारा लॉन्च किया, एक तो स्कैन पोर्टल, दूसरा अन्न चक्र, ये दोनों किया। इससे क्या होगा, जो भारत का पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये मॉडर्नाइज हो जाएगा। अच्छा, वहां काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ है। जैसे आज से 5 साल 7 साल पहले वहां साइन करने पड़ते थे, सही। अब तो क्या होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है। तो इससे जो सब्सिडी लीकेज है वो काफी रुका है। वरना कई जगहों तो क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, वो मतलब लोग लेने नहीं आते थे, उसको बेच देते थे। अब तो ये है कि भैया वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठा किधर से लाओगे, आधार वाला, ठीक है। तो ये क्या है, सरकार धीरे धीरे सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रही है ताकि जो सब्सिडी लीकेज है उन्हें रोका जा सके। अन्य चक्र को याद रखिएगा, स्कैन पोर्टल को ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा ये रिलेटेड किससे, तो ये रिलेटेड है नफ्सा से और पीडीएस। आगे बढ़ते हैं। 8th, एज पर नीति आयोग है भारत का, फुल फॉर्म उसकी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, सही है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और उन्होंने क्या कहा है कि जो भारत में गिग वर्कर्स हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपने देखा होगा भारत में जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये ऐसी कई वेबसाइट आ गई, तो इनके लिए क्या हो रहा है, ये कई लोग इनसे डायरेक्टली रोजगार पा रहे हैं। ये सब हो गए प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग वर्कर्स कौन से हुए भाई, जो किसी भी कंपनी के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा भाई मैं फ्रीलांसिंग में काम करता हूँ, तो ये किसी कंपनी के फिक्स्ड पेरोल में नहीं होते, परमानेंट पेरोल में नहीं होते। ये क्या होते हैं, गिग वर्कर्स वो होते हैं। जब कंपनी को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने काम किया, जब कंपनी या उनको आवश्यकता नहीं है तो वो काम नहीं करते। तो ये क्या है, एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का इन लोग का एक तरीका है, जो अभी नई जनरेशन आ रही, ठीक है। तो ये मतलब उसका है। तो आज की यंग जनरेशन, हमारी आपकी जनरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गिग वर्कर की संख्या बढ़ती जा रही, तो अपना अपना लोग काम करना पसंद कर रहे हैं, ठीक। तो ये ऐसा अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में आया कि 23.5 मिलियन ये हो गया आंकड़ा, सही है। ये हो जाएगा 2029 तक। तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की एक नई फोर्स, यानी वर्क फोर्स में एक नया पार्ट निकल के आ रहा है। तो इस पे भी, इसके लिए पर्टिकुलर सरकार योजनाएं बनाएगी। ये अब मेरा एक सवाल है आपसे, अभी नीति आयोग की बात हुई है, नेम द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। इसका आंसर आपको किधर देना है, हाँ, कमेंट सेक्शन, ठीक। अभी हमने कल के करंट अफेयर्स में ये कवर किया, ठीक। रोज हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अब क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। 9th, इंडियन आर्मी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एकलव्य, सही है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है ये COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो एकलव्य वो प्लेटफॉर्म, बस इतना आप याद रखिएगा कि इसका लेना देना इंडियन आर्मी से, ठीक। ये हो गया। अब ये जो 10वीं खबर है हमारी, वो क्या है, ये जो हमारी महिला है, इनका नाम काफी टफ है, ठीक है। तो मैं फिर भी पढ़ता हूं, पर अगर कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। नितंबू नंदी निदातवा, सही है। और इनका निकनेम है, अब वो टफी है इसीलिए निकनेम आया ट्रिपल एन। तो ये बन गई है नाम्बिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, सही है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नाम्बिया कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में, सही, नाम्बिया कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में, ठीक। तो एक तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ट्रिपल एन जो है वो हमारी बन गई है पहली फीमेल प्रेसिडेंट नाम्बिया की। दूसरा आपको ये आंसर देना है कि नाम्बिया कौन से कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई है। आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसका डिक्लेरेशन हुआ। मार्केट पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि RBI क्या करेगा, CPI जो हमारा रेपो रेट है, सॉरी, वो तो चेंज करेगा नहीं। क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि CPI इन्फ्लेशन बढ़ के आया था, सही है, ये पता था। पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि RBI लिक्विडिटी कंसर्न को मिटाएगा। तो RBI ने लिक्विडिटी कंसर्न को कैसे मिटाया, उन्होंने क्या करा, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब पहले समझ लीजिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है।
कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है एनडीटीएल का, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का वो हिस्सा, सही है, वो हिस्सा जो बैंक को कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, उसको कहते हैं सीआरआर। अब ये इन्होंने सीआरआर रिड्यूस कर दिया, सही है, 50 बेसिस पॉइंट, और वो उसको ले आए 4% के आसपास। अभी जो 50 बेसिस पॉइंट है ना, इससे लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, ऐसा आरबीआई का मानना है। अब देखो, क्योंकि वो रेपो को तो छेड़ नहीं सकते थे क्योंकि सीपीआई हाई है, और आरबीआई का मैंडेट है कि क्या करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, इन्फ्लेशन को, पर उन्हें लिक्विडिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करना था, क्योंकि क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी डेफिसिट आ गया बैंकिंग सिस्टम में। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि 50 बेसिस पॉइंट का सीआरआर में कट कर दिया। अब ऐसी संभावना है कि अगर सीपीआई कंट्रोल में आ गया, सही है, अगली बात तो क्या होगा, आरबीआई रेपो रेट घटा दे। ये बिल्कुल इनलाइन है किसके, फेडरल रिजर्व के। फेडरल रिजर्व भी रेट घटा चुका है और आगे भी संभावना है कि दिसंबर में वो लोग रेट घटा दें। तो आरबीआई को अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ट्यून करना पड़ेगा फेड के हिसाब से, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अभी रेपो रेट क्या है, अनचेंज है, और ये बहुत समय से अनचेंज है 6.5 में। एचडीएफ होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या बैंक रेट वो 6.75, सही। तो ये पूरा पॉलिसी कॉरिडोर है जो मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं। रशिया ने जो क्या करा है कि ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो ब्राजील को हैंड ओवर कर दी, सही है, क्योंकि अभी इससे पिछले साल तो रशिया में थी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी गए थे खुद, सही है। कजान एक जगह है रशिया में, वहां हुआ था। उसके बाद कजान डिक्लेरेशन हुआ, इसी कजान डिक्लेरेशन के साथ साथ भारत और चाइना के प्रधानमंत्री मिले, और एक जो लद्दाख बॉर्डर में इतने सालों से जो स्कर्मिश थे, जो इतनी टाइट सिचुएशन बनी हुई थी, जो आर्मीज आई टू आई दूरी पे थी, वो उसको दूर किया गया, ठीक है, उसको डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक, और क्या हो रहा है, उधर से फोर्सेस हटाई जा रही, ठीक। तो ये हो रहा है ताकि नॉर्मेलसी जो वो आ जाए रिलेशन में, वो दोबारा से आ जाए, तो दोबारा से रिलेशन नॉर्मल हो जाए। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में, ये ध्यान है, छोटी सी चीज है। अब क्या हुआ, देखिए, एक स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है जसलीन कौर, इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हें मिल गया है टर्नर प्राइज, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया प्राइज माना जाता है आर्ट के क्षेत्र, सही है। तो इनको ये प्राइज मिला क्यों, क्योंकि इनकी एक सोलो एग्जीबिशन थी अल्टर अल्टर, उसके लिए ये इनको प्राइज मिला। अभी अगर आपने देखा होगा तो कई एग्जामों में, सही है, जैसे एक अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुआ था, ठीक, और एक हमारा अपना जो है एसएससी एग्जाम करवाती है वो हुआ था, उसमें क्या हुआ, अवार्ड के अमाउंट पूछ ले रहे हैं। तो आपको इस अवार्ड का अमाउंट ध्यान रखना है, 25,000 पाउंड, ये इसका अमाउंट है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, स्कॉटिश सिख है जिनका नाम है जसलीन कौर, स्कॉटिश सिख याद ना भी रखें तो चल जाएगा, जसलीन कौर, इनको मिला है टर्नर प्राइज। वो टर्नर प्राइज किस क्षेत्र में मिलता है, आर्ट के क्षेत्र में। इन्हें क्यों मिला है, क्योंकि सोलो एग्जीबिशन हुआ अल्टर अल्टर, ठीक, ये इसका, और कैश कितना है, 25,000 पाउंड। आगे बढ़ते हैं। नावी आजकल बहुत वो खबरों में, कल परसों भी हमने वो कवर किया था। तो नावी ने ओवरटेक कर दिया है किसको, क्रेड को, और अब ये नावी बन गया है 4th लार्जेस्ट यूपीआई ऐप। भारत में यूपीआई का एक मार्केट शेयर आप समझ लीजिए किसके पास कितना हिस्सा है। मेजॉरिटी चंक जो है भारत में 2 कंपनियों के पास है, एक तो फोन पे, दूसरा पेटीएम, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था। तो फोन पे के बाद 48% है, पेटीएम के बाद 37%, अब बच गया 7%। 7% हमारे पास है गूगल पे, और भी बचा 8%, 8% में बाकी सब। तो टॉप 3 कंपनीज क्या है, फोन पे, पेटीएम और गूगल पे। अब चौथी और पांचवी कंपनी, चौथी है नावी, पांचवी है क्रेड, दोनों के पास 1-1% के आसपास है, सही। तो ये क्या होता है, मंथली यूपीआई के ट्रांजेक्शन आते हैं, उसके हिसाब से मार्केट शेयर निकलता है। ये जो डेटा है वो अक्टूबर के डाटा के हिसाब से, सही। अभी नवंबर के आंकड़े आएंगे, ये होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये भी बहुत न्यूज में, इन्होंने क्या करा है, पेगाट्रॉन नाम की एक कंपनी है, सही। अब ये पेगाट्रॉन क्या करती है, देखिए, भारत में आईफोन के 3 मैन्युफैक्चरर हैं, एक तो फॉक्सकॉन है, दूसरा पेगाट्रॉन है, और तीसरा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, सही। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या करा, पेगाट्रॉन का भारत में एक ही प्लांट है, उसके प्लांट में भी 60% स्टेक ले ली। 60% स्टेक लेते ही अब पेगाट्रॉन का जो चेन्नई वाला प्लांट है, बहुत ही पॉपुलर ये प्लांट है, सही। ये प्लांट क्या बन गया, जॉइंट वेंचर बन गया, ठीक। तो अब भारत में मेजरली 3 वो प्लेयर है,
सही है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स जो बन रहे हैं वो काफी तेजी से बन रहे हैं, ठीक है, इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि इसमें जॉब भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं लोगों के ना। कल हमने देखा था PLI स्कीम के तहत 5 लाख 5.835 के आसपास शायद जॉब लगे थे, अप्रोक्स डेटा है, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो ये इतने जॉब, तो ये PLI स्कीम के तहत भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर काफी ध्यान दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th अब अरविंद, ठीक है, CA वी अनंत नागेश्वर, ठीक है, वो नागेश्वर है। इन्होंने क्या बोला है कि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, हर बार इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट से एक दिन पहले। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे का फोकस है वो डीरेगुलेशन पे। डीरेगुलेशन क्या होता है, देखिए डीरेगुलेशन ये होता है कि जैसे भारत में नियम कानून बहुत है, तो कल भी हमने बात करी थी, भारत में रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा नियम कानून, फाइल इधर से उधर ही घूमती रहती है भारत में। जबकि चाइना जैसे कंट्री, वियतनाम जैसे कंट्री, इधर क्या है कि बहुत ही कम रेगुलेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है उधर। तो अब क्या चाह रही है सरकार, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या चाह रहे हैं कि इस बार की जो थीम है वो डीरेगुलेशन रखी जाए, क्योंकि डीरेगुलेशन से क्या होगा, भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो, नए नए बिजनेस लगेंगे और ज्यादा FDI आएगा। अब एकदम से क्या हो गया ना, सरकार चेत गई। क्यों चेती है, देखिए समझिए, एक तो GDP का आंकड़ा बहुत डाउन आ गया एकदम से, इतने तो किसी को संभावना ही, मतलब आशंका ही नहीं थी। दूसरा क्या हो रहा है कि ये तो GDP का आंकड़ा है, अब GDP का आंकड़ा थोड़ा स्लो होता है, कंपनीज की ग्रोथ तो और खराब है। मैं कई क्वार्टर से आपसे बोल रहा हूँ कि जो अपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, FMCG कंपनियां, ये साबुन तेल ही नहीं बेच पा रही भाई, उनकी डी ग्रोथ है। अब सोचो साबुन तेल भी लोग नहीं खरीद पा रहे तो कितनी कमी। एशियन पेंट जैसी कंपनी है, पेंट में ही जो है, अभी तो ये मतलब फेस्टिवल सेल्स के आंकड़े नहीं है, पर पिछले क्वार्टर में ऐसा 10 ये साल में पहली बार हुआ, मतलब कोविड के बाद ये पहली बार हुआ कि एशियन पेंट ने डी ग्रोथ दिखा दी। पेंट ही नहीं बिक रहा देश में, गाड़ियां ही नहीं बिक रही, तो GDP कहां से ऊपर आएगा। तो कंपनी के डेटा तो ये बहुत पहले से बता रहे हैं कि GDP जो है वो है नहीं ऊपर। तो अब ये सरकार को और चीफ इकोनॉमिक वो एडवाइजर को, अब देखिए सरकार तो लेट ही जागती, तो अब क्या होगा कि जो ये अपने आने वाले क्वार्टर्स हैं इसमें सरकार भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, खूब खर्चा वो करेगी, ताकि डिमांड को रिवाइव किया जा सके इंडिया में। सही है, ये एक चीज। दूसरी क्या है कि डीरेगुलेशन को भी हम लोग प्रमोट करेंगे, ताकि क्या है कि नए से नए बिजनेस भारत में है, कि जो China+1 पॉलिसी है उसके तहत भारत में भी बिजनेस लग सके, वो सारे बिजनेस जो है वियतनाम, थाईलैंड इधर न चले। ठीक है, तो ये पूरा काम, ये आज का आर्टिकल ऑफ द डे है, ये मैं नोट्स में डाल दूंगा। इसमें क्या है, इसमें RBI का जो टसल है वो समझाने की कोशिश करी गई। कई लोग क्या कह रहे हैं कि हमने पहले भी बात करी थी कि कई लोग क्या कह रहे हैं कि CPI का पूरा वो मत लो, CPI कंबाइंड मत लो, आप क्या लो, आप ले लो CPI कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब कोर इन्फ्लेशन और कंबाइंड में क्या होता है, देखिए समझिए, कोर इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि इसमें फूड प्रोडक्ट्स और फ्यूल को हटा देंगे। तो इस ऑथर ने, ये जो ऑथर है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिस्ट है। इसने क्या समझाने की कोशिश करी, भाई तुम चेंज भी कर दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं आता। तो आप ये आर्टिकल जरूर पढ़े, ये मैं नोट्स में डाल दूंगा, इससे आपकी काफी समझ बढ़ेगी कि फूड इन्फ्लेशन में कैसा वेरिएशन आता है, कोर इन्फ्लेशन में कैसा वेरिएशन आता है, फिर दोनों में कैसा वेरिएशन आता है, क्यों CPI कंबाइंड ज्यादा बढ़िया जो है हमारा इंडिकेटर है कंपेयर टू कोर इन्फ्लेशन के। तो ये सब मल्टीपल चीजें, अब सरकार तो देखिए पुश करेगी कि जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट घट जाए, ठीक है, क्योंकि उससे इकोनॉमी को रिवाइव मिलेगा। पर RBI का जो मैंडेट है वो क्या है, वो तो इन्फ्लेशन टारगेट है, तो इसीलिए थोड़ा टसल चलता है। तो उस पर ये आर्टिकल लिखा गया, आप जरूर इसको पढ़िएगा। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।